नमस्कार विद्यार्थियों। आज भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं विकास में एक टॉपिक है। ईस्ट इंडिया कंपनी शासित शिक्षा प्रणाली जब थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शैक्षिक कार्य पर आज हम चर्चा करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के शैक्षिक कार्यों में इससे पहले हमने 1813 का आज्ञापत्र, पाश्चात्य विभाग और 1835 का मैकाले का विवरण पत्र पर चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम जब चर्चा करेंगे वो 4 सूत्र का घोषणा पत्र 1854, 4 सूत्र का घोषणा पत्र 1854। 1853 में हमने पहले भी चर्चा की है, 20 साल बाद, प्रत्येक 20 साल बाद एक आज्ञापत्र जारी होता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। वो इससे पहले 1833 में आया था, फिर 1853 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञापत्र के पुनरावर्तन का अवसर आया। इस अवसर पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह निश्चय किया कि भारतीय शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का समाधान किया जाना अनिवार्य है और इस विचार से प्रेरित होकर पार्लियामेंट ने, संसद ने एक जांच समिति की नियुक्ति की और उसे भारतीय शिक्षा के संबंध में सुझाव देने का आदेश दिया। इस समिति के सुझावों के आधार पर कंपनी के संचालकों ने 19 जुलाई 1854 को एक आदेश पत्र में भारतीय शिक्षा की नीति का प्रकाशन किया और उस समय सर चार्ल्स वुड कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे, प्रमुख थे, सभापति कह सकते थे। अतः इस आदेश पत्र को उन्हीं के नाम 4 सूत्र के घोषणा पत्र के नाम से कहा गया, जाना गया। ये 100 अनुच्छेदों का एक लंबा लेख पत्र था जिसमें भारतीय शिक्षा के संबंध में कुछ सुझाव दिए गए और कुछ सिफारिशें की गई। उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे कि कौन से वो सुझाव थे और कौन सी वो सिफारिशें थी जो भारतीय शिक्षा के संबंध में 4 सूत्र ने अपने घोषणा पत्र में बताई थी। पहला सुझाव या सिफारिश जो थी वो था शिक्षा का उत्तरदायित्व। शिक्षा का उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उत्तरदायित्व। आदेश पत्र में ये स्वीकार किया गया, इस आदेश पत्र में ये स्वीकार किया गया कि भारत में शिक्षा प्रसार करने का उत्तरदायित्व कंपनी का है, क्योंकि कंपनी शासन कर रही थी वहाँ, और इस उत्तरदायित्व को एक पुनीत कर्तव्य का कार्य बताया गया। ये बहुत पवित्र कर्तव्य का कार्य है। आदेश पत्र में कहा गया कि अनेक महत्वपूर्ण विषयों में से कोई भी विषय हमारे ध्यान को इतना आकृष्ट नहीं करता जितना कि शिक्षा। यह हमारे सबसे अधिक पुनीत कर्तव्यों में से एक है। ये आज्ञा पत्र में कहा गया था। एक बार पुनः सुन लीजिए। आज्ञा पत्र में कहा गया कि अनेक महत्वपूर्ण विषयों में से कोई भी विषय हमारे ध्यान को उतना अधिक आकृष्ट नहीं करता जितना कि शिक्षा। यह हमारे सबसे अधिक पुनीत कर्तव्यों में से एक है। तो उत्तरदायित्व जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया गया। ठीक, कंपनी के कंधों पर शिक्षा का उत्तरदायित्व डाल दिया गया। इसके बाद दूसरा था शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य के बारे में कहा कि भारतीयों की शिक्षा के लिए 4 उद्देश्य बताए। पहला, नंबर 1, भारतीयों में शिक्षा का प्रसार करके उनकी मानसिक और चारित्रिक उन्नति करना। भारतीयों में शिक्षा का प्रसार करके उनके मानसिक और चारित्रिक उन्नति करना। दूसरा, भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से अवगत करा के उनकी भौतिक समृद्धि करना। दूसरा क्या था? भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से अवगत कराकर उनकी भौतिक उन्नति करना। तीसरा था भारतीयों को राजपदों के लिए सुयोग्य व्यक्ति बनाना, कर्मचारी बनाना, क्लर्क बनाना। ये तीसरा उद्देश्य था। चौथा उद्देश्य जो था वो भारतीयों को अपने देश को समृद्धशाली बनाने में सहायता देना। ये 4 उद्देश्य उन्होंने सुनिश्चित किए। फिर आता है शिक्षा का माध्यम। शिक्षा के माध्यम पर मीडियम ऑफ
इंस्ट्रक्शन। शिक्षा आदेश पत्र में अरबी, फारसी और संस्कृत की शिक्षा को उपयोगी बताते हुए उनको पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया। ये कहा गया कि जो यहाँ देसी भाषाएं हैं, जो यहाँ की भाषा है अरबी, फारसी और संस्कृत, इन भाषाओं को पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया। परंतु भारतीयों के लिए यूरोप के समुन्नत कला कौशल, विज्ञान, दर्शन और साहित्य को अधिक उपयोगी बताकर पाठ्यक्रम में विशेष स्थान उसको भी दिया गया। इन विषयों को यूरोपीय ज्ञान की संज्ञा देते हुए आदेश पत्र में कहा गया, घोषित किया गया कि हम बलपूर्वक घोषित करते हैं कि हम भारत में जिस शिक्षा का प्रसार देखना चाहते हैं वह है यूरोपीय ज्ञान। फिर है शिक्षा विभाग की स्थापना। शिक्षा विभाग की स्थापना और शिक्षा का माध्यम, शिक्षा का माध्यम के बारे में बताते हुए कहते हैं कि अंग्रेजी को समुचित ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के लिए, अंग्रेजी का जिसको ज्ञान है उनको अंग्रेजी माध्यम से और अन्य व्यक्तियों के लिए देसी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाए। इस प्रकार अंग्रेजी और देसी दोनों भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने की बात कही गई। आदेश पत्र में कहा गया कि हम यूरोपीय ज्ञान के प्रसार के लिए अंग्रेजी भाषा और भारत की देसी भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में साथ साथ देखने की आशा करते हैं। ये शिक्षा का माध्यम था। फिर शिक्षा विभाग की स्थापना। आदेश पत्र में सुझाव दिया गया कि प्रांतीय बोर्डों और शिक्षा समितियों को भंग करके भारत के 5 प्रांतों, भारत के जो 5 प्रांत थे, बंगाल, पंजाब, मद्रास, बम्बई और उत्तरी पश्चिमी प्रदेश में एक लोक शिक्षा विभाग जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की स्थापना की जाए। इस विभाग के संचालन का संपूर्ण भार लोक शिक्षा संचालक का हो। उसे अपने कार्य में सहायता देने के लिए उप शिक्षा संचालकों, विद्यालय निरीक्षकों, सहायक निरीक्षकों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति की जाए। ये शिक्षा विभाग की स्थापना की बात कही। फिर विश्वविद्यालय की स्थापना, 5वां जो सुझाव था वो विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव था। इसमें कहा गया कि भारतीयों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए मद्रास, बंबई और कलकत्ता में विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए। आदेश पत्र में कहा गया कि इन विश्वविद्यालयों का संगठन लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर किया जाए, ठीक, जो उस समय केवल परीक्षण संस्था थी। एक बात ये जान लो कि भारत में, आधुनिक भारत में पहले विश्वविद्यालय स्थापना का सुझाव था 1857 में विश्वविद्यालय की यही 4 सूत्र के घोषणा पत्र के सुझाव के अनुसार 1857 में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो 3 विश्वविद्यालय स्थापना करने की बात कही गई थी। इससे पहले विश्वविद्यालय जो थे हमारे पास नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, ये सब बौद्ध काल में थे जो नष्ट कर दिए गए थे। उसके बाद कोई विस्थापित विश्वविद्यालय नहीं था। उच्च शिक्षा केंद्र थे लेकिन विश्वविद्यालय इस तरह से नहीं थे जो शिक्षण कार्य, परीक्षण कार्य सब करते हों, ठीक। तो ये सुझाव दिया गया, विश्वविद्यालय की स्थापना के सुझाव दिया गया मद्रास, मुंबई और कलकत्ता में। क्रमबद्ध शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, ये जो इसकी सुझाव या सिफारिश थी 4 सूत्र के घोषणा पत्र की, ये कहा गया कि भारत में, संपूर्ण भारत में क्रमबद्ध शिक्षा संस्थाओं की योजना को क्रियान्वित किया जाए। जैसे प्राथमिक विद्यालय, मिडिल विद्यालय, हाई स्कूल वाले विद्यालय, कॉलेज और विश्वविद्यालय, इस तरह से एक क्रमबद्ध तरीके से शिक्षा
विद्यालय खोले जाए और क्रमबद्ध तरीके से शिक्षा भी दी जाए। इससे पहले क्या थी, जब वैदिक थी, बौद्ध थी, मध्य थी, जो भी शिक्षा हमने पढ़ी 2 ही स्तरों में थी, या प्राथमिक या उच्च। ये भी कहा गया कि पहली सीढ़ी से, हम घर के पहली सीढ़ी से और राष्ट्र में सीधे छत पे नहीं पहुंच सकते हैं, उसके बीच की भी सीढ़ियां होनी चाहिए। तो विद्यालय का जो संगठन हो वो क्रमबद्ध तरीके से हो, एक स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़े। इस तरह से पहली बार यहाँ पर प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय, इस तरह से क्रमबद्ध संस्थाओं की स्थापना का सुझाव दिया गया, सिफारिश की गई। इसके बाद पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। पाठ्यक्रम के बारे में भी हमने कहा भी था, पाठ्यक्रम के बारे में ये बताया था कि ये जो मैकाले ने अपने विवरण पत्र में केवल अंग्रेजी भाषा और साहित्य की शिक्षा की शुरुआत कर दी थी, तो इसमें यहाँ ये कहा गया कि अरबी, फारसी और संस्कृत भाषा भी यहाँ के लोगों के लिए उपयोगी है, इसलिए इस भाषा को भी पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाए। किंतु भारतीयों के लिए यूरोपीय ज्ञान ज़्यादा बेहतर है, यूरोपीय विज्ञान ज़्यादा बेहतर है, इसको जानकर ही वो अपना विकास कर सकते हैं, इसलिए उस यूरोपीय ज्ञान विज्ञान की शिक्षा भी उनको दी जाए। पाठ्यक्रम के बारे में कहा गया। फिर सहायता अनुदान प्रणाली की बात की जाती है। सहायता अनुदान, ये कहा गया कि आदेश पत्र में कहा गया कि भारत में जन शिक्षा कार्य को सफल बनाने के उद्देश्य से शिक्षण संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए सहायता अनुदान प्रणाली शुरू की जाए, प्रचलित करने का सुझाव। उसने यह भी कहा कि यह भी सुझाव दिया कि भवन निर्माण, छात्रवृत्तियां, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, अध्यापकों के वेतन के लिए अलग अलग अनुदान दिए जाए। सहायता अनुदान प्रणाली की रूपरेखा का संकेत देते हुए आदेश पत्र में कहा गया कि हमने भारत में उसी सहायता अनुदान प्रणाली को अपनाने का निश्चय किया है जो इस देश में अत्यधिक सफलता से संपादित की गई है। फिर है अध्यापकों की शिक्षा या अध्यापकों का प्रशिक्षण। आदेश पत्र में कहा गया कि अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण संस्थाओं का शिलान्यास किया जाए और ये इच्छा व्यक्त की गई कि छात्रों को प्रशिक्षण काल में छात्रवृत्तियां एवं शिक्षकों को उत्तम वेतन देकर शिक्षा के व्यवसाय को आकर्षक बनाया जाए। फिर है स्त्री शिक्षा। आज्ञा पत्र में ये सिफारिश की गई कि स्त्री की शिक्षा के लिए उदारता पूर्वक अनुदान देकर प्रोत्साहित किया जाए और उन व्यक्तियों की सराहना की गई जिन्होंने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए धन दिया था। मुसलमानों की शिक्षा। आदेश पत्र में ये भी कहा गया कि मुसलमानों की शिक्षा भारत में सबसे पिछड़ी हुई है, उसकी दशा बहुत बेकार है। अतः उसने दृढ़तापूर्वक कहा कि कंपनी के अधिकारियों को मुसलमानों की शिक्षा के विस्तार करने के लिए विशेष प्रयत्न करने चाहिए। फिर है व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा के बारे में कहा गया कि भारत में ऐसे स्कूलों और कॉलेजों की सृष्टि की जाए, रचना निर्माण किया जाए जिनमें छात्रों को विभिन्न प्रकार के व्यवसायों की शिक्षा ग्रहण करने की सुविधा मिल सके। प्राच्य साहित्य एवं देसी भाषाओं को प्रोत्साहन। आदेश पत्र में यह कहा गया कि प्राच्य साहित्य और देसी भाषाओं को प्रोत्साहित किया जाए। इसके अतिरिक्त उसमें यह भी कहा गया कि देसी भाषाओं में पुस्तकों की रचना कराई जाए, उनके लेखकों को उत्तम पारिश्रमिक दिया जाए और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराया जाए। फिर शिक्षा व रोजगार। आदेश पत्र में, आज्ञा पत्र में इस बात पर बल दिया गया कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को सरकारी नौकरी दी जाए। इस संबंध में कंपनी के संचालकों की इच्छा को आदेश पत्र में कहा गया जो इस प्रकार है। जो बात हम चाहते हैं वह यह है कि सरकारी नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की अन्य योग्यताएं समान हों, तो उस व्यक्ति की तुलना में जिसने अंग्रेजी की अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं की है उस व्यक्ति को वरीयता दी जाए जिसने अच्छी शिक्षा प्राप्त की है। कह सकते हो कि अंग्रेजी की शिक्षा जिसने अच्छी प्राप्त की है उसको वरीयता नौकरियों में दी जाए। फिर बात कर लेते हैं महत्व इसका क्या है।
एन मुखर्जी ने कहा है कि आज्ञा पत्र वास्तव में ही एक मूल्यवान घोषणा पत्र है। एस एन मुखर्जी के अनुसार आज्ञा पत्र वास्तव में बहुत ही मूल्यवान घोषणा पत्र है। जेम्स कहते हैं, जेम्स ने बताया है कि दो बातें बताई इस घोषणा पत्र के बारे में जेम्स ने। पहला, यह भारत की शिक्षा के इतिहास में पूर्व की जीर्ण शीर्ण शिक्षा की सही तस्वीर हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है, और दूसरा, आगे शिक्षा को संरक्षित एवं व्यक्तिगत करने के लिए सुझाव देता है। फिर उन्होंने कहा है कि चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र को उन्होंने कहा है जेम्स ने कि यह भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र है, या शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है। डलहौजी कहते हैं कि शिक्षा की समस्त भारत के लिए इतनी अधिक विस्तृत और व्यापक योजना जिसे स्थानीय सरकार कभी भी निर्धारित करने का साहस नहीं कर सकती थी। इसके बारे में ये कहा गया। फिर इसके गुण क्या हैं और इसके दोष क्या हैं। गुण और दोषों की जब हम बात करते हैं तो मेरिट की बात करते हैं। नंबर 1 गुण के बारे में कि भारतीय शिक्षा के उद्देश्य का स्पष्टीकरण किया और शिक्षा की नीति का निर्धारण और दिशा प्रदान की, निश्चित दिशा प्रदान की। ये पहली इसकी विशेषता है, गुण है। दूसरा, इसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक के शिक्षा संस्थाओं को खोलने का सुझाव दिया गया। ये भी सराहनीय कार्य है। तीसरा, इसने छनाई पद्धति, जो निस्यंदन सिद्धांत मैकाले ने शुरू किया, उस छनाई पद्धति को अनुपयुक्त बताकर जन शिक्षा को प्रोत्साहन देने वाले सिद्धांत को मान्यता दी। इसने चार्ल्स वुड ने अपने घोषणा पत्र में छनाई सिद्धांत का अनुपयुक्त बताकर उसको समाप्त करके जन शिक्षा का द्वार खोला। ये तीसरा था। चौथा इसका विशेषता यह गुण था कि भारतीय भाषाओं के महत्व को स्वीकार करके उनको शिक्षा में स्थान दिया गया। पांचवा, भारतीय साहित्य के उपयोगिता को स्वीकार करके उसको पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया। छठा, लोक शिक्षा विभाग, प्रशिक्षण संस्थाओं और विश्वविद्यालय के नव निर्माण का सुझाव देकर भारतीय शिक्षा को विकसित और संगठित करने का प्रयास किया गया। छठा, व्यावसायिक शिक्षा स्कूलों को खोलने का सुझाव दिया गया, जिससे बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सके। और अगला, स्त्री शिक्षा और मुस्लिमों की शिक्षा। भारत में स्त्री शिक्षा और मुस्लिमों की शिक्षा की दशा बहुत खराब थी, उसके लिए अलग से प्रोत्साहन देने, अलग से विद्यालय खोलने का सुझाव दिया गया। और अंतिम में इसकी जो विशेषता है वो ये थी कि इसने देसी शिक्षण संस्थाओं को और सभी प्रकार की शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने की शुरुआत की बात कही, जिससे भारतीय शिक्षा का प्रसार हो सका। ये इसके गुण थे, चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र से के गुण थे। जब अगर गुण थे तो उसमें कमियां भी होती हैं। कमियों के बारे में हम कह सकते हैं, इसने शिक्षा पर राज्य का पूर्ण आधिपत्य स्थापित कर दिया और शिक्षा के क्षेत्र में नौकरशाही की शुरुआत हो गई। अधिकारियों की नियुक्ति करके शिक्षा के क्षेत्र में नौकरशाही की शुरुआत कर दी। दूसरा, कि इसने माध्यमिक और उच्च शिक्षा के माध्यम के बारे में केवल अंग्रेजी को अनिवार्य रखा, अंग्रेजी अनिवार्य रखा गया था। तीसरी कमी थी कि इसने अंग्रेजी शिक्षित व्यक्तियों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने की बात कही, जिससे प्राच्य शिक्षा, साहित्य और विद्यालयों के अस्तित्व पर संकट आ गया। इसके साथ साथ इसने जिस शिक्षा प्रणाली का अनुमोदन किया उसमें परीक्षाओं को पहली प्राथमिकता दी गई, परीक्षाएं सर्वोपरि हो गई। तो ये कुछ प्रमुख कमियां थी। अनुदान देने में, रिजल्ट को
जो परिणाम था स्कूलों का, तो उन परिणामों को मानक बना दिया गया, जिससे ये हुआ कि जो देसी माध्यम के विद्यालय चल रहे थे उनका परिणाम उतना बेहतर नहीं आता था, जिससे उनके उस पर संकट आने लगा। ठीक, इसकी आलोचना भी कई तरीके से की गई है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जहाँ अच्छाइयाँ होती हैं वहाँ कमियाँ भी होती हैं। पर अच्छाई ही थी कि राज्य को जिम्मेदारी दी गई शिक्षा की, जिससे शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, शिक्षा के उद्देश्य निश्चित किए गए। माध्यम में जहां अंग्रेजी को कंपलसरी कर दिया गया था मैकाले के द्वारा, 20 सालों तक अंग्रेजी माध्यम से अंग्रेजी स्कूल ही चल रहे थे, वहां पर शिक्षा के माध्यम में, जो प्राथमिक शिक्षा के माध्यम में अंग्रेजी और हिंदी दोनों को स्थान दिया गया, दोनों भाषाओं और दोनों भाषाओं के साहित्य को पाठ्यचर्या में स्थान दिया गया। शिक्षा विभाग की स्थापना करके शिक्षा के दायित्व को सुनिश्चित किया गया। विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का सुझाव दिया गया। इसी के परिणाम स्वरूप 1857 में कलकत्ता और मुंबई में विश्वविद्यालय खोले गए। क्रमबद्ध संस्थाओं की स्थापना का सुझाव दिया, जो इसका एक मनोवैज्ञानिक तरीका था कि प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय तक की शिक्षा दी जाए। पाठ्यक्रम में प्राच्य साहित्य और पाश्चात्य साहित्य भाषा दोनों को स्थान दिया गया। सहायता अनुदान प्रणाली देने की बात की गई। अध्यापकों को प्रशिक्षित करने की बात कही गई, ये विशेषता ही थी। स्त्री शिक्षा की दशा और दिशा पर बात की गई। मुसलमानों की शिक्षा जो सबसे दयनीय दशा में थी उसको सुधारने की बात कही गई। व्यावसायिक शिक्षा की बात कही गई, जिससे हम बेरोजगारी दूर कर सकें। और पाश्चात्य साहित्य और देसी भाषाओं को प्रोत्साहन देने की बात कही गई कि जो अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी साहित्य हैं या अच्छे काम लायक साहित्य हैं, उनका देसी भाषाओं में अनुवाद कराया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए। शिक्षा को रोजगार से जोड़ा जाए, शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को रोजगार के अवसर मिले। तो ये इसकी ये अच्छाइयाँ थी, कमियाँ भी थी। जो प्रमुख कमियों में माना जाता है वो लाल फीताशाही की शुरुआत, नौकरशाही की शुरुआत शिक्षा में, और मुस्लिमों के लिए अलग से शिक्षा देने की बात कहकर भारत में जो फूट डालो और राज करो की नीति है, इसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया गया कि एक वर्ग को प्राथमिकता देकर दूसरे वर्ग को उसके खिलाफ खड़ा कर दिया जाए। ये मैकाले का विवरण पत्र था, 4 सूत्र का घोषणा पत्र था 1854, 19 जुलाई 1854 में इसने इसका गठन किया गया। और जो इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की वो 100 अनुच्छेदों की थी। ये कंपटीशन बेस पर ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो अभी तक हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के शैक्षिक कार्य पढ़े। तो शैक्षिक कार्यों में जो पहला कार्य था वो 1813 का आज्ञा पत्र था, जिसमें धारा 43 पर पाश्चात्य विवाद, साहित्य और विद्वान शब्द को लेकर हुआ। दूसरा जो कार्य था वो 1835 का मैकाले का विवरण पत्र था। और तीसरा बड़ा काम जो था वो था 1854 4 सूत्र का घोषणा पत्र। इसके बाद हम ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश संसद द्वारा शासित शिक्षा प्रणाली पढ़ेंगे, क्योंकि 1857 में ही हमारी पहली असफल क्रांति हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ले लिया था और ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल व्यापार करने की अनुमति दी गई। धन्यवाद।